इंटरव्यू देने जा रहे हैं लड़के की बस छूट गई। करोड़ती लड़की बोली, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगी फिर जो हुआ। सुबह के ठीक 6 बजे थे। गांव के बाहर फैले खेतों पर हल्की धुंध की चादर बिछी हुई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी सुनहरी किरणें आसमान को धीरे धीरे रोशन करने लगी थी। छोटे से कच्चे घर के आंगन में रंजीत दोनों हाथ जोड़कर तुलसी के पौधे के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद के पीछे वर्षों का संघर्ष छिपा हुआ था। वो जानता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदल सकता है। आज उसे चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एक बड़ी शाखा में इंटरव्यू देने जाना था। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उसके बूढ़े माता पिता की उम्मीदों का सहारा थी। उसकी मां सावित्री देवी दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने रसोई से गर्म पराठे और दही लाकर उसके सामने रख दिए। रंजीत मुस्कुराया और बोला, मां, इतना मत बनाइए, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, कहीं देर हो गई तो। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, खाली पेट कोई शुभ काम नहीं होता, पहले भगवान का प्रसाद समझकर खा ले। तभी अंदर कमरे से उसके पिता रामस्वरूप बाहर आए। उम्र और बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन चेहरे की गंभीरता आज भी वैसी ही थी। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना रूमाल निकाला। उसमें बंधे 500 रुपए रंजीत की हथेली पर रखते हुए बोले, बेटा, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। आज अपनी मेहनत पर भरोसा रखना। अगर नौकरी मिले तो अपनी काबिलियत से मिले, किसी की दया से नहीं। रंजीत की आंखें भर आई। उसने झुककर दोनों के पैर छुए और बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ा। उसके कदम तेज थे, क्योंकि बस स्टैंड तक पहुंचने में करीब 15 मिनट लगते थे और 7 बजे शहर जाने वाली पहली बस थी। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसे बचपन की यादें आने लगी। वही रास्ते, वही लोग, वही खेत, लेकिन आज उसके मन में सिर्फ एक ही मंजिल थी, बस स्टैंड। वो समय से पहले पहुंच गया। बस अभी आने में 5 मिनट बाकी थे। उसने राहत की सांस ली। तभी सड़क के दूसरी ओर अचानक एक बुजुर्ग साइकिल से गिर पड़े। उनके सिर से हल्का खून निकलने लगा। आसपास खड़े कई लोग सिर्फ तमाशा देखने लगे। रंजीत एक पल भी नहीं रुका। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा, उन्हें उठाया, पानी पिलाया और पास की दवा की दुकान से पट्टी लेकर उनके सिर पर बांध दी। बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, बेटा, भगवान तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाए। रंजीत मुस्कुरा ही रहा था कि तभी पीछे से बस के इंजन की तेज आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। वही बस जिसके लिए वो सुबह से भागदौड़ कर रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ चुकी थी। वो पूरी ताकत से दौड़ा। उसने हाथ हिलाया, जोर जोर से आवाज लगाई, भैया, रुकिए, रुकिए। लेकिन बस चालक ने शायद सुना ही नहीं। कुछ ही सेकंड में बस उसकी आंखों से ओझल हो गई। रंजीत वहीं सड़क किनारे खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। माथे पर पसीना था। चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे सपने उसी बस के साथ दूर चले गए हों। उसने घड़ी देखी। अगली बस 2 घंटे बाद थी। तब तक इंटरव्यू का समय निकल चुका होगा। वो सड़क किनारे लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ देखते हुए धीमे से कहा, हे भगवान, क्या मेरी किस्मत इतनी कमजोर है? तभी दूर से एक काले रंग की चमचमाती लग्जरी एसयूवी तेज रफ्तार से आती दिखाई दी। गांव के लोग हैरानी से उस गाड़ी को देखने लगे। इतनी महंगी गाड़ी उस गांव में शायद ही कभी आई थी। गाड़ी धीरे धीरे रंजीत के सामने आकर रुकी। ड्राइवर सीट पर करीब 28 साल की एक बेहद सादगीपूर्ण लेकिन प्रभावशाली महिला बैठी थी। हल्के रंग की सूती साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी, चेहरे पर बिना किसी बनावटीपन की शालीनता
और आंखों में अजीब सी गहराई। वो कोई साधारण महिला नहीं लग रही थी, लेकिन उसके व्यवहार में जरा भी घमंड नहीं था। उसने शीशा नीचे किया और शांत स्वर में पूछा, तुम बहुत देर से उस बस के पीछे भाग रहे थे, क्या कहीं जरूरी जाना था? रंजीत ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, जी, शहर में इंटरव्यू है। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन बस छूट गई। महिला कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, अगर मैं तुम्हें समय पर वहां पहुंचा दूं तो? रंजीत ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा, लेकिन मैं आपको जानता भी नहीं। महिला हल्के से मुस्कुराई। हर इंसान पहले अजनबी ही होता है। अगर भरोसा हो तो बैठ जाओ, मैं भी उसी दिशा में जा रही हूं। रंजीत कुछ पल सोचता रहा, फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। हर इंसान को उसके व्यवहार से पहचानना। उसने धीरे से कहा, अगर आपको कोई परेशानी न हो तो। महिला ने पीछे का दरवाजा खोल दिया। आओ, देर हो रही है। रंजीत बैठ गया। गाड़ी गांव से बाहर निकलने लगी। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। फिर महिला ने पूछा, किस कंपनी में इंटरव्यू है? रंजीत ने जवाब दिया, चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ऑटोमेशन डिवीजन में। महिला ने बिना कोई भाव बदले सिर्फ इतना कहा, अच्छा। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। रंजीत भी नहीं जानता था कि जिस कंपनी का नाम उसने लिया है, उसी विशाल उद्योग समूह की जिम्मेदारी इस समय उसी महिला के कंधों पर है। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। तभी सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिला। कई गाड़ियां वहीं रुक गई। समय तेजी से निकल रहा था। रंजीत की बेचैनी बढ़ने लगी। वो बार बार घड़ी देखने लगा। महिला ने उसकी चिंता महसूस की। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, दूसरा रास्ता लो। चाहे 10 किलोमीटर ज्यादा घूमना पड़े, लेकिन समय पर पहुंचना जरूरी है। ड्राइवर बोला, मैडम, रास्ता थोड़ा खराब है। महिला ने दृढ़ आवाज में कहा, रास्ते खराब होने से मंजिल नहीं बदलती। चलिए। रंजीत ने पहली बार गौर से उसकी तरफ देखा। उसके शब्दों में अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने धीरे से कहा, आप हमेशा ऐसे ही हर अजनबी की मदद करती हैं? महिला ने खिड़की के बाहर देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, हर किसी की नहीं, लेकिन जो इंसान अपनी बस छूटने के बाद भी सबसे पहले एक घायल बुजुर्ग की मदद करे, उसकी मदद करना मुझे गलत नहीं लगा। रंजीत चौंक गया। आपने देखा था? महिला बोली, हां, मैं उसी समय पीछे से आ रही थी। बहुत लोग खड़े थे, लेकिन रुके सिर्फ तुम। ऐसे लोग आजकल कम मिलते हैं। रंजीत ने सिर झुका लिया। मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी। महिला ने कहा, दुनिया में सबसे मुश्किल काम आज इंसानियत निभाना ही है। गाड़ी शहर की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। इंटरव्यू शुरू होने में अब सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। महिला ने ड्राइवर से कहा, सीधे मुख्य गेट पर गाड़ी रोकना। कुछ ही मिनटों बाद विशाल इमारत सामने दिखाई देने लगी। सैकड़ों कर्मचारी अंदर बाहर आ जा रहे थे। गाड़ी मुख्य प्रवेश द्वार पर रुकी। रंजीत जल्दी से नीचे उतरा। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आज मैं समय पर पहुंच गया तो सिर्फ आपकी वजह से। महिला ने मुस्कुराकर कहा, एहसान मत कहो, अब अंदर जाओ और अपनी मेहनत से जीत कर दिखाओ। याद रखना, नौकरी किसी की मेहरबानी से नहीं, अपनी काबिलियत से मिलनी चाहिए। रंजीत ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और तेज कदमों से इंटरव्यू हॉल की ओर दौड़ पड़ा। महिला कुछ देर तक उसे जाते हुए देखती रही। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा, देखते हैं रंजीत, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी मेहनत तय करती है या सिर्फ किस्मत। और उसी क्षण उसकी गाड़ी कंपनी के दूसरे प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गई, जहां सामान्य कर्मचारियों के नहीं, बल्कि केवल शीर्ष अधिकारियों की गाड़ियां प्रवेश करती थी। लेकिन रंजीत अभी तक इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरा आपसे छोटा सा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई पॉइंट भी कर दीजिए। रंजीत तेज कदमों से इंटरव्यू हॉल की ओर बढ़ा। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उसने अपना कॉल लेटर दिखाया। रिसेप्शनिस्ट ने घड़ी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आप बिल्कुल समय पर पहुंचे हैं। 5 मिनट बाद एंट्री बंद हो जाती। रंजीत ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन उस अनजान महिला को धन्यवाद दिया जिसने बिना कुछ पूछे उसकी मदद की थी। कुछ ही देर बाद उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया गया। वहां लगभग 15 उम्मीदवार बैठे थे। सभी महंगे कपड़ों में थे। कोई अंग्रेजी में बात कर रहा था तो कोई अपनी डिग्रियों का बखान कर रहा था। रंजीत चुपचाप अपनी फाइल गोद में रखकर बैठ गया। उसके पास दिखाने के लिए बड़े बड़े नाम नहीं थे, लेकिन उसके पास मेहनत, अनुभव और आत्मविश्वास था। एक एक करके उम्मीदवार अंदर जाते रहे। कोई 10 मिनट में बाहर आ जाता, कोई 15 मिनट में। आखिरकार आवाज आई, मिस्टर रंजीत। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। सामने 5 सदस्यीय इंटरव्यू बोर्ड बैठा था। एचआर हेड, टेक्निकल डायरेक्टर, ऑपरेशन हेड, एक वरिष्ठ इंजीनियर और कंपनी के लीगल एडवाइजर। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। इंटरव्यू शुरू हुआ। पहला सवाल मशीनों की ऑटोमेशन से जुड़ा था। रंजीत ने बिना रुके इतना स्पष्ट उत्तर दिया कि टेक्निकल डायरेक्टर ने तुरंत दूसरा कठिन सवाल पूछ दिया। फिर तीसरा, फिर चौथा। आधे घंटे तक लगातार सवाल चलते रहे। कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब किताबों में नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनुभव में मिलता था। रंजीत ने हर सवाल का जवाब उदाहरण देकर दिया। जब ऑपरेशन हेड ने पूछा, अगर मशीन अचानक बंद हो जाए और करोड़ों का प्रोडक्शन रुक जाए तो सबसे पहला कदम क्या होगा? रंजीत ने बिना देर किए जवाब दिया, सर, मशीन से पहले इंसानों की सुरक्षा देखूंगा। मशीन 2 घंटे बाद भी चालू हो सकती है, लेकिन किसी कर्मचारी की जान वापस नहीं आ सकती। उसके बाद कारण ढूंढकर समस्या का स्थायी समाधान करूंगा ताकि दोबारा वही गलती न हो। पूरा बोर्ड कुछ पल के लिए शांत हो गया। एचआर हेड ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया। इंटरव्यू खत्म हुआ। बाहर निकलते समय रंजीत के चेहरे पर संतोष था। उसे लगा कि उसने अपनी पूरी क्षमता लगा दी है। अब फैसला जो भी हो, उसे कोई पछतावा नहीं रहेगा। लगभग 2 घंटे बाद सभी उम्मीदवारों को फिर बुलाया गया। एचआर हेड हाथ में सूची लेकर आए और बोले, इस बार चयन केवल मेरिट के आधार पर हुआ है। किसी प्रकार की सिफारिश या बाहरी प्रभाव को महत्व नहीं दिया गया। कुछ उम्मीदवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर पहला नाम पुकारा गया, मिस्टर रंजीत। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना है, लेकिन अगली ही क्षण तालियां बज उठीं। उसका चयन हो चुका था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया। मां की आवाज सुनते ही वो बोला, मां, नौकरी लग गई। उधर से सिर्फ रोने की आवाज आई। मां कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर पिता ने फोन लिया और कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत कभी हारती नहीं। रंजीत ने फोन रखते समय आसमान की तरफ देखा और मन ही मन उस अनजान महिला को भी धन्यवाद दिया जिसने समय पर उसे यहां पहुंचा दिया था। अगले सोमवार से उसकी नौकरी शुरू होनी थी। सोमवार की सुबह वो समय से आधा घंटा पहले कंपनी पहुंच गया। नई यूनिफॉर्म, साफ सुथरे कपड़े और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी की और उसे ऑटोमेशन डिवीजन में भेज दिया गया। वहां उसके विभागाध्यक्ष अजय मेहरा ने उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा, यह कंपनी अनुशासन पर चलती है। यहां मेहनती आदमी को कोई रोक नहीं सकता। रंजीत ने मुस्कुराकर कहा, सर, मुझे सिर्फ काम करने का मौका चाहिए। पहले ही दिन उसने पूरे प्लांट का निरीक्षण किया। जहां दूसरे नए कर्मचारी सिर्फ औपचारिकताएं निभा रहे थे, वहीं रंजीत हर मशीन को ध्यान से देख रहा था। वो नोटबुक में छोटी छोटी बातें लिख रहा था। दोपहर तक उसने एक मशीन की ऐसी तकनीकी कमी पकड़ ली जिसे महीनों से कोई नहीं समझ पाया था।
उसने अपने सीनियर को बताया। जांच हुई तो बात बिल्कुल सही निकली। मशीन ठीक होते ही उत्पादन पहले से बेहतर हो गया। अजय मेहरा ने हैरानी से पूछा, पहले दिन ही ये कैसे समझ गए? रंजीत ने मुस्कुराकर कहा, सर, मशीनें भी इंसानों की तरह होती है। अगर उनकी आवाज ध्यान से सुनो तो वे खुद बता देती है कि तकलीफ कहां है। ये बात सुनकर वहां मौजूद कई वरिष्ठ कर्मचारी भी मुस्कुरा दिए। उसी समय कंपनी की दूसरी मंजिल पर बने ग्लास के केबिन में दो लोग खड़े ये सब देख रहे थे। एक थे चौहान ग्रुप के मालिक धर्मपाल सिंह चौहान और दूसरी थी उनकी बहू सोनाक्षी। धर्मपाल सिंह ने नीचे काम करते रंजीत की तरफ देखते हुए कहा, यही वही लड़का है? सोनाक्षी ने शांत स्वर में कहा, जी बाबूजी, वही जिसने इंटरव्यू वाले दिन बस छूटने के बाद भी एक घायल बुजुर्ग की मदद की थी। धर्मपाल सिंह कुछ देर तक रंजीत को देखते रहे, फिर बोले, चेहरे से ही संस्कारी लगता है। काम करने का तरीका भी अलग है। ऐसे लड़के कंपनी की ताकत बनते हैं। सोनाक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने भी यही महसूस किया था। धर्मपाल सिंह ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, बहू, लोगों को पहचानने की तुम्हारी नजर आज भी गलत नहीं होती। उसी समय रंजीत को सूचना मिली कि नए कर्मचारियों की डायरेक्टर से मुलाकात होगी। सभी कर्मचारियों को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया गया। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और अंदर वही महिला आई जिसने उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर इंटरव्यू तक पहुंचाया था। रंजीत एकदम खड़ा रह गया। उसकी आंखें फैल गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। बाकी कर्मचारी सम्मान में खड़े हो गए। किसी ने धीरे से कहा, मैडम सोनाक्षी चौहान। रंजीत को जैसे झटका लगा। उसे समझ आ गया कि जिस महिला को वो रास्ते भर एक सामान्य यात्री समझता रहा, वो इस पूरे उद्योग समूह की डायरेक्टर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने रास्ते भर अपनी पहचान का एक शब्द भी नहीं बताया था। सोनाक्षी ने मंच से सभी नए कर्मचारियों का स्वागत किया। फिर बोली, इस कंपनी में आपका स्वागत है। यहां किसी की पहचान उसके परिवार, पैसे या जान पहचान से नहीं होती। यहां सिर्फ काम बोलता है। जो ईमानदारी से मेहनत करेगा उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर उनकी नजर कुछ पल के लिए रंजीत पर ठहर गई, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने सामान्य तरीके से अपनी बात जारी रखी ताकि किसी को कोई विशेष संकेत न मिले। कार्यक्रम समाप्त हुआ। सभी कर्मचारी बाहर निकलने लगे। रंजीत सबसे पीछे खड़ा था। तभी पीछे से आवाज आई, मिस्टर रंजीत। वो पलटा। सामने सोनाक्षी खड़ी थी। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए। नमस्ते मैडम। सोनाक्षी मुस्कुराई। लगता है अब पहचान गए। रंजीत थोड़ा संकोच में पड़ गया। मैडम, अगर मुझे पहले पता होता कि आप। सोनाक्षी ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। तो क्या मेरी गाड़ी में नहीं बैठते? रंजीत ने तुरंत कहा, नहीं मैडम, बात वो नहीं है। बस आपने अपनी पहचान क्यों छिपाई? सोनाक्षी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि बिना किसी पहचान के तुम कैसे इंसान हो, और तुम्हें देखकर खुशी हुई कि तुम वैसे ही निकले जैसे मैंने सोचा था। रंजीत ने सिर झुकाकर कहा, उस दिन आपने मेरी मदद न की होती तो शायद मैं इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाता। सोनाक्षी बोली, मैंने सिर्फ तुम्हें मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिया था। मंजिल तुमने अपनी मेहनत से हासिल की है, इसे कभी मत भूलना। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। रंजीत उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उस दिन उसके मन में सोनाक्षी के लिए कोई आकर्षण नहीं, बल्कि गहरा सम्मान पैदा हुआ। उधर दूसरी तरफ कंपनी का जनरल मैनेजर विक्रम मल्होत्रा अपने केबिन की खिड़की से ये सब देख रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने धीरे से कहा, एक नया लड़का, और सीधे मैडम उससे बात कर रही है। ये बात ठीक नहीं है। अगर ये लड़का आगे बढ़ गया तो मेरे कई खेल बिगड़ सकते हैं। उसने इंटरकॉम उठाया और अपने सबसे भरोसेमंद आदमी से सिर्फ इतना कहा, आज से रंजीत पर नजर रखो। उसकी हर गतिविधि की रिपोर्ट मुझे चाहिए। उसी पल कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। रंजीत को अभी तक अंदाजा भी नहीं था
कि उसकी ईमानदारी किसी के लिए प्रेरणा बन रही है तो किसी के लिए सबसे बड़ा खतरा। रंजीत को नौकरी करते हुए करीब 4 महीने बीत चुके थे। इन 4 महीनों में उसने कभी अपनी ड्यूटी में 1 मिनट की भी लापरवाही नहीं की। सुबह सबसे पहले प्लांट पहुंचना और सबसे आखिर में बाहर निकलना उसकी आदत बन चुकी थी। कई बार तो सुरक्षा गार्ड भी मुस्कुराकर कहते, सर, आप कंपनी में नौकरी करते हैं या कंपनी आपकी है? रंजीत हमेशा हंसकर जवाब देता, जिस कंपनी की रोटी खाते हैं उसे अपना समझना ही चाहिए। धीरे धीरे पूरा स्टाफ उसकी ईमानदारी और व्यवहार का सम्मान करने लगा। कोई मशीन रुकती तो सबसे पहले रंजीत को बुलाया जाता। कोई तकनीकी समस्या आती तो लोग कहते, रंजीत सर देख लेंगे। लेकिन ये बढ़ती हुई इज्जत किसी एक इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो था कंपनी का जनरल मैनेजर विक्रम मल्होत्रा। बाहर से वो जितना सभ्य दिखाई देता था, अंदर से उतना ही चालाक था। कई वर्षों से वो कंपनी की खरीद, सप्लाई और बिलों में करोड़ों रुपए का खेल खेल रहा था। उसने कई फर्जी कंपनियां बनाकर कंपनी का पैसा इधर उधर भेज रखा था। आज तक किसी ने उसकी चालाकी नहीं पकड़ी थी, क्योंकि उसके पास कागजों पर सब कुछ सही दिखाने का हुनर था। लेकिन उसे एक बात परेशान कर रही थी। रंजीत हर फाइल को ध्यान से पढ़ता था, हर मशीन का रिकॉर्ड देखता था और किसी भी छोटी गड़बड़ी को नजरअंदाज नहीं करता था। एक दिन प्लांट में नई मशीनें आई। बिल में लिखा था कि मशीनें जर्मनी से आयात हुई हैं। लेकिन मशीन के एक हिस्से पर बने कोड को देखकर रंजीत को कुछ अजीब लगा। उसने इंटरनेट पर उस कोड की जानकारी निकाली तो पता चला कि वही पार्ट स्थानीय बाजार में बहुत कम कीमत पर मिलता है। उसे समझते देर नहीं लगी कि कहीं न कहीं बड़ा खेल चल रहा है। उसने तुरंत कोई हंगामा नहीं किया। उसने चुपचाप अपने नोट्स में सारी बातें लिख ली। अगले दिन उसने अपने विभागाध्यक्ष अजय मेहरा से कहा, सर, अगर अनुमति हो तो मैं खरीद विभाग के रिकॉर्ड भी देखना चाहता हूं। अजय मेहरा ने पूछा, क्यों? रंजीत ने शांत स्वर में कहा, सर, मुझे कुछ तकनीकी अंतर दिखाई दे रहे हैं। पहले पूरी तरह सुनिश्चित हो जाऊं, फिर ही कुछ कहूंगा। अजय मेहरा उसकी गंभीरता समझते थे। उन्होंने अनुमति दे दी। उधर विक्रम को खबर मिल गई कि रंजीत खरीद विभाग की फाइलें देख रहा है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपने 2 खास लोगों को बुलाया। ये लड़का अगर 2 हफ्ते और ऐसे ही काम करता रहा तो हम सब जेल जाएंगे। इसे रोकना पड़ेगा। उनमें से एक बोला, सर, नौकरी से निकलवा देते हैं। विक्रम हंस पड़ा, इतना आसान नहीं है। बिना वजह निकालेंगे तो मैडम सवाल पूछेंगी। इसे ऐसा फंसाओ कि बाबूजी भी इस पर भरोसा न करें। उसी शाम धर्मपाल सिंह पूरे प्लांट का निरीक्षण करने आए। उन्होंने देखा कि एक मशीन के सामने रंजीत खुद ग्रीस लगे हाथों से काम कर रहा है। धर्मपाल सिंह ने पास जाकर पूछा, इंजीनियर होकर खुद मशीन ठीक कर रहे हो? रंजीत तुरंत खड़ा हो गया। नमस्ते सर, अगर कर्मचारी को लगे कि अधिकारी सिर्फ आदेश देता है और खुद काम नहीं करता तो टीम कभी परिवार नहीं बनती। धर्मपाल सिंह कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, बहुत कम लोग नौकरी को जिम्मेदारी समझते हैं। तुम उनमें से एक हो। पास खड़ी सोनाक्षी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने बाबूजी से कहा, मैंने कहा था ना, ये लड़का अलग है। धर्मपाल सिंह बोले, हाँ बहू, अगर ये ऐसे ही काम करता रहा तो एक दिन कंपनी की बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है। ये बात थोड़ी दूरी पर खड़ा विक्रम भी सुन रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसी रात उसने अपनी पूरी टीम को बुलाया। एक बंद कमरे में नक्शे, फाइलें और लैपटॉप खुले हुए थे। विक्रम बोला, अब समय आ गया है। अगले महीने कंपनी का वार्षिक ऑडिट है। उससे पहले पूरा खेल खत्म करना होगा। उसने अपने आदमी को एक पेन ड्राइव दी। इसमें सारे फर्जी रिकॉर्ड हैं। इन्हें ऐसे बदलो कि करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का जिम्मेदार रंजीत दिखाई दे। उसके लॉगिन आईडी से फाइलें अपडेट होंगी, उसके ईमेल से मंजूरी जाएगी और उसके सिस्टम से ट्रांसफर का रिकॉर्ड निकलेगा।
दूसरा आदमी बोला, लेकिन सर, उसका पासवर्ड? विक्रम मुस्कुराया, वो भी मिल जाएगा। अगले दिन कंपनी में एक आईटी इंजीनियर बनकर उसका आदमी पहुंचा। उसने कहा कि सभी सिस्टम का सिक्योरिटी अपडेट होना है। रंजीत उस समय मशीन की मरम्मत में व्यस्त था। उसने बिना शक किए अपना सिस्टम अपडेट के लिए छोड़ दिया। बस यही वो पल था जिसका विक्रम इंतजार कर रहा था। शाम तक रंजीत के कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया गया जिससे उसके नाम से कोई भी गतिविधि दिखाई जा सकती थी। रंजीत को इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ दिनों बाद प्लांट में एक बड़ी तकनीकी समस्या आ गई। अगर मशीनें बंद रहती तो करोड़ों का नुकसान हो सकता था। सभी अधिकारी परेशान थे। रंजीत पूरी रात प्लांट में रुका रहा। उसने पूरी टीम के साथ मिलकर सुबह 4 बजे तक मशीनें फिर से चालू कर दी। अगले दिन पूरे प्लांट में उसकी तारीफ होने लगी। धर्मपाल सिंह ने कर्मचारियों के सामने कहा, आज अगर नुकसान नहीं हुआ तो इसकी सबसे बड़ी वजह रंजीत है। सभी ने तालियां बजाई, लेकिन विक्रम के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो मन ही मन बोला, आज जितनी तालियां बज रही है, कुछ दिनों बाद यही लोग इसे चोर कहेंगे। उधर सोनाक्षी ने पहली बार महसूस किया कि रंजीत कभी अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद नहीं लेता। उसने उसे अपने केबिन में बुलाया। रंजीत अंदर आया और सम्मान से खड़ा हो गया। सोनाक्षी बोली, बैठ जाइए। रंजीत ने विनम्रता से कहा, मैडम, जब तक आप बैठने को दूसरी बार न कहें, मैं खड़ा ही ठीक हूं। सोनाक्षी मुस्कुरा दी, इतना सम्मान क्यों देते हो? रंजीत ने जवाब दिया, सम्मान देने से इंसान छोटा नहीं होता मैडम। और जिसने मुझे बिना जाने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बचाया हो, उसका सम्मान तो मेरा कर्तव्य है। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। सोनाक्षी ने धीरे से कहा, रंजीत, जिंदगी में अगर कभी कोई मुश्किल आए तो अकेले मत लड़ना। याद रखना, इस कंपनी में कम से कम एक इंसान ऐसा जरूर है जिसे तुम्हारी नीयत पर पूरा भरोसा रहेगा। रंजीत ने उनकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उनके शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसी समय बाहर विक्रम का आदमी खड़ा ये पूरी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा था। उसने जाकर विक्रम को बताया, सर, मैडम को इस लड़के पर बहुत भरोसा है। विक्रम की आंखों में नफरत उतर आई। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, अब खेल और बड़ा खेलना पड़ेगा। सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, इसकी इज्जत भी खत्म होगी। 2 दिन बाद कंपनी में वार्षिक ऑडिट शुरू हुआ। बाहरी ऑडिटर एक एक फाइल की जांच कर रहे थे। अचानक अकाउंट्स विभाग में हड़कंप मच गया। करोड़ों रुपए के कुछ भुगतान संदिग्ध पाए गए। रिकॉर्ड में जिस अधिकारी की डिजिटल मंजूरी दिखाई दे रही थी, वो नाम था रंजीत। पूरे ऑफिस में सनसनी फैल गई। किसी को विश्वास नहीं हुआ। रंजीत खुद भी हैरान रह गया। उसने फाइल देखी और जोर से बोला, यह असंभव है, मैंने कभी ऐसी मंजूरी नहीं दी। लेकिन सिस्टम में उसके लॉगिन का रिकॉर्ड मौजूद था। ईमेल उसके नाम से भेजे गए थे और डिजिटल सिग्नेचर भी उसी का दिखाई दे रहा था। तभी विक्रम गंभीर चेहरा बनाकर बोला, मुझे अफसोस है रंजीत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। पूरा कमरा सन्न रह गया। उसी समय किसी ने धर्मपाल सिन्हा को फोन कर दिया। वो तेजी से मीटिंग हॉल की ओर बढ़ रहे थे और रंजीत की जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सामने बड़ी स्क्रीन पर कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड खुले हुए थे। करोड़ों रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन, डिजिटल अप्रूवल, ईमेल लॉग और कंप्यूटर एक्सेस हिस्ट्री। हर सबूत एक ही नाम की ओर इशारा कर रहा था, रंजीत। वहां मौजूद कर्मचारी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, उसी पर इतना बड़ा आरोप लग सकता है। तभी धर्मपाल सिंह तेज कदमों से मीटिंग हॉल में पहुंचे। उनका चेहरा कठोर था। उन्होंने स्क्रीन पर नजर डाली, फिर रंजीत की ओर देखा। कुछ पल तक कमरे में केवल खामोशी थी। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा,
रंजीत, क्या कहना चाहते हो? रंजीत ने बिना घबराए सीधा जवाब दिया, बाबूजी, मैंने कंपनी का 1 रुपया भी गलत तरीके से नहीं लिया। ये पहली बार था जब उसने उन्हें सर की जगह बाबूजी कहा। पिछले कुछ महीनों में धर्मपाल सिंह उसे अपने बेटे की तरह अपनापन देने लगे थे, लेकिन आज हालात अलग थे। धर्मपाल सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी बात मानना चाहता हूं, लेकिन मेरे सामने जो सबूत रखे हैं वे भी झूठ नहीं कहे जा सकते। रंजीत की आंखें नम हो गई। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबूत हमेशा सच नहीं होते बाबूजी, कभी कभी सच को छिपाने के लिए भी बनाए जाते हैं। तभी विक्रम बीच में बोला, सर, भावनाओं से कंपनी नहीं चलती। अगर कोई कर्मचारी करोड़ों की हेराफेरी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। धर्मपाल सिंह ने तुरंत कोई फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने जांच पूरी होने तक रंजीत को काम से अलग रहने का आदेश दिया। रंजीत ने एक शब्द भी बहस नहीं की। उसने अपनी आईडी कार्ड, लैपटॉप और ऑफिस की चाबियां टेबल पर रख दी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा था। जिन कर्मचारियों ने कल तक उसकी तारीफ की थी, आज वे भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रंजीत धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, रंजीत, रुको। उसने मुड़कर देखा। सामने सोनाक्षी खड़ी थी। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन विश्वास भी था। उन्होंने सबके सामने कहा, मैं इस जांच का हिस्सा बनूंगी। विक्रम तुरंत बोला, मैडम, सारे डिजिटल सबूत साफ है, अब जांच में समय क्यों बर्बाद करना? सोनाक्षी ने उसकी तरफ देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि मैं किसी इंसान का फैसला सिर्फ फाइल देखकर नहीं करती। विक्रम चुप हो गया। रंजीत बाहर चला गया। उस शाम वो अपने कमरे में बैठा देर तक सोचता रहा। उसने अपने बैग से एक कागज निकाला। वो उसका इस्तीफा था। उसने लिख दिया, जब मेरे बाबूजी ही मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे, तब इस कंपनी में रहने का कोई अधिकार नहीं बचता। अगले दिन सुबह वो इस्तीफा लेकर कंपनी पहुंचा। रिसेप्शन पर उसने कहा कि उसे धर्मपाल सिंह से मिलना है, लेकिन तभी सामने से सोनाक्षी आती दिखाई दी। उन्होंने रंजीत के हाथ में रखा लिफाफा देखा और समझ गई कि उसमें क्या है। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे अपने केबिन में चलने का इशारा किया। दोनों अंदर पहुंचे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सोनाक्षी ने धीरे से पूछा, क्या ये इस्तीफा है? रंजीत ने सिर झुका लिया। जी। क्यों? क्योंकि जिस इंसान को मैं पिता समान मानने लगा था, वही आज मेरे चरित्र पर विश्वास नहीं कर पा रहे। इससे बड़ी हार मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। सोनाक्षी कुछ क्षण उसे देखती रही। फिर उन्होंने धीरे से वो इस्तीफा उसके हाथ से लिया। बिना पढ़े उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। रंजीत चौंक गया। मैडम, आपने ये क्या किया? सोनाक्षी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, तब भी मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। रंजीत कुछ बोल नहीं पाया। सोनाक्षी आगे बोली, जिस दिन तुम बस छोड़कर एक घायल बुजुर्ग की मदद कर रहे थे, उसी दिन मैंने तुम्हारे चरित्र को पहचान लिया था। चरित्र बदलता नहीं, परिस्थितियां बदलती है। मैं जानती हूं कि तुम निर्दोष हो। रंजीत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने भर्राई आवाज में कहा, लेकिन बाबूजी। सोनाक्षी ने बीच में ही कहा, बाबूजी गलत इंसान नहीं है, वे सिर्फ गलत सबूतों से घिर गए हैं और मैं उन्हें दोष नहीं देती। अगर मैं उनकी जगह होती, शायद मैं भी उलझ जाती। इसलिए हमें नाराज नहीं होना है, हमें सच साबित करना है। रंजीत पहली बार मुस्कुराया। उसने कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सोनाक्षी बोली, बस यही सुनना चाहती थी। उसी समय उन्होंने अपने निजी सहायक को बुलाया और आदेश दिया, पिछले 3 महीने के सर्वर लॉग, सीसीटीवी रिकॉर्ड, आईटी एक्सेस रिपोर्ट और सभी सिक्योरिटी एंट्री मेरे केबिन में पहुंचाइए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जांच दोबारा शुरू हो चुकी है। उधर विक्रम को खबर मिल गई कि सोनाक्षी ने अलग से जांच शुरू कर दी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
उसने उसी रात अपने आदमियों को बुलाकर कहा, अगर सर्वर का पुराना डेटा निकल आया तो सब खत्म हो जाएगा। आज रात सर्वर रूम में आग नहीं, लेकिन ऐसा शॉर्ट सर्किट होना चाहिए कि रिकॉर्ड हमेशा के लिए मिट जाए। आधी रात को कंपनी के सर्वर रूम में 2 नकाबपोश घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सोनाक्षी पहले ही सुरक्षा बढ़ा चुकी थी। कंट्रोल रूम में बैठे सुरक्षा अधिकारी ने तुरंत अलार्म बजा दिया। दोनों आदमी भाग निकले, लेकिन जल्दीबाजी में उनमें से एक अपना एक्सेस कार्ड वही गिरा गया। सुबह जब वो कार्ड सोनाक्षी के सामने लाया गया तो उस पर एक नाम देखकर उनकी आंखें सिकुड़ गई। वो कार्ड विक्रम के निजी सहायक के नाम पर जारी हुआ था। अब पहली बार शक सीधे विक्रम तक पहुंच चुका था। सोनाक्षी ने तुरंत कोई हंगामा नहीं किया। उन्होंने कहा, अभी किसी को कुछ मत बताइए। जो इंसान घबराकर गलती करता है वही खुद अपने खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनता है। अगले 2 दिन तक रंजीत और सोनाक्षी चुपचाप जांच करते रहे। रंजीत ने आईटी विभाग के एक पुराने कर्मचारी से बात की। उसने बताया कि जिस दिन सिक्योरिटी अपडेट हुआ था उस दिन कुछ सिस्टम में बाहरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था। यह सुनकर रंजीत को वही दिन याद आ गया जब एक नया आईटी इंजीनियर उसके कंप्यूटर पर काम कर रहा था। उसने तुरंत कहा, उस आदमी को मैंने पहले कभी कंपनी में नहीं देखा था। अब कड़ियां जुड़ने लगी थी। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि जिस व्यक्ति ने खुद को आईटी इंजीनियर बताया था वो असली कर्मचारी था ही नहीं, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था। तभी सुरक्षा अधिकारी ने कहा, मैडम, पार्किंग कैमरे में शायद उसकी तस्वीर साफ हो। फुटेज मंगाई गई। वीडियो चलते ही रंजीत और सोनाक्षी दोनों एक साथ स्क्रीन की ओर झुक गए। नकली आईटी इंजीनियर कंपनी से निकलने के बाद सीधे एक काली एसयूवी में बैठा, और उस एसयूवी की ड्राइविंग सीट पर बैठा इंसान कोई और नहीं बल्कि विक्रम मल्होत्रा था। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। रंजीत ने धीरे से कहा, अब सच हमारे सामने है। सोनाक्षी ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना उत्तर दिया, नहीं रंजीत, ये सिर्फ शुरुआत है। हमें ऐसा सबूत चाहिए जिसे देखकर बाबूजी भी एक पल के लिए सिर झुकाने पर मजबूर हो जाएं। और मुझे पूरा विश्वास है वो दिन अब बहुत दूर नहीं। उसी समय विक्रम अपने केबिन में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे अभी तक ये पता ही नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी गलती कैमरे में कैद हो चुकी है और उसकी वर्षों पुरानी साजिशों का साम्राज्य अब गिरने वाला था। अगली सुबह चौहान ग्रुप के मुख्य कार्यालय में असाधारण हलचल थी। धर्मपाल सिंह ने सभी निदेशकों, विभागाध्यक्षों, ऑडिट टीम और वरिष्ठ अधिकारियों की एक आपात बैठक बुला ली थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये बैठक क्यों बुलाई गई है। ठीक 10 बजे विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल भर चुका था। एक तरफ विक्रम मल्होत्रा पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठा था। उसे विश्वास था कि अब तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होगा। दूसरी ओर रंजीत शांत चेहरे के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता थी। उसके पास बैठी सोनाक्षी के चेहरे पर भी पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। धर्मपाल सिंह अंदर आए और बोले, आज इस बैठक में सिर्फ एक फैसला होगा, सच का फैसला। इतना कहकर उन्होंने सोनाक्षी को आगे आने का इशारा किया। सोनाक्षी ने प्रोजेक्टर ऑन किया। सबसे पहले सर्वर रूम में घुसने की कोशिश करने वाले लोगों की वीडियो दिखाई गई। फिर पार्किंग कैमरे की रिकॉर्डिंग चली। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि नकली आईटी इंजीनियर सीधे विक्रम की गाड़ी में बैठ रहा है। पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, सर, यह सिर्फ संयोग है। किसी के गाड़ी में बैठ जाने से कुछ साबित नहीं होता। सोनाक्षी शांत स्वर में बोली, बिल्कुल, इसलिए हमने सिर्फ यही सबूत नहीं रखा। उन्होंने अगली फाइल खोली। उसमें पिछले 3 वर्षों के भुगतान रिकॉर्ड थे। कंपनी से करोड़ों रुपए जिन फर्जी कंपनियों को भेजे गए थे
उनका बैंक विवरण सामने आया। फिर एक एक करके उन कंपनियों के मालिकों के नाम स्क्रीन पर आए। सभी कंपनियां किसी न किसी रूप में विक्रम के रिश्तेदारों या उसके खास लोगों के नाम पर थी। अब पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। धर्मपाल सिंह पहली बार विक्रम की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर विश्वास टूटने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी रंजीत खड़ा हुआ। उसने कहा, बाबूजी, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। धर्मपाल सिंह ने सिर हिलाया। रंजीत ने अपनी डायरी टेबल पर रख दी। उसमें महीनों से लिखे उसके नोट्स थे। हर मशीन, हर बिल, हर तकनीकी अंतर, हर तारीख, सब कुछ क्रमवार दर्ज था। उसने कहा, जिस दिन मुझे पहली बार शक हुआ, उसी दिन मैंने सोचा था कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत होगा। इसलिए मैं चुपचाप सब लिखता रहा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन यही डायरी मेरी बेगुनाही साबित करेगी। ऑडिट टीम ने डायरी की तारीखें सिस्टम रिकॉर्ड से मिलाई। सब कुछ एकदम सही निकला। तभी आईटी विभाग के प्रमुख ने भी खड़े होकर कहा, सर, जांच में यह भी साबित हो गया है कि रंजीत के कंप्यूटर में बाहरी सॉफ्टवेयर डाला गया था। उसके डिजिटल सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल किया गया। वो किसी भी ट्रांजैक्शन का जिम्मेदार नहीं है। अब विक्रम पूरी तरह घिर चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे वहीं रोक लिया। पहले तो वो चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी, सर्वर लॉग और गवाह एक साथ सामने आए तो उसकी हिम्मत टूट गई। उसने सिर झुका लिया और बोला, हां, मैंने ही सब किया। मुझे डर था कि रंजीत एक दिन मेरे सारे खेल खत्म कर देगा, इसलिए मैंने उसे फंसा दिया। ये सुनते ही पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। धर्मपाल सिंह अपनी कुर्सी से उठे। उनकी आंखें नम थी। वे धीरे धीरे चलते हुए रंजीत के सामने आए। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक धर्मपाल सिंह ने सबके सामने रंजीत के दोनों हाथ पकड़ लिए। उनकी आवाज कांप रही थी, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने सबूतों पर भरोसा किया, लेकिन उस इंसान पर भरोसा नहीं कर पाया जिसे मैं अपना बेटा कहने लगा था। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। पूरा हॉल भावुक हो उठा। रंजीत तुरंत झुक गया और उनके हाथ पकड़कर बोला, बाबूजी, ऐसा मत कहिए। पिता अगर कभी डांट दे या गलत समझ ले तो बेटा उनसे नाराज नहीं होता। मैं भी नहीं हूं। धर्मपाल सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार सबके सामने रंजीत को गले लगा लिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी दिन विक्रम और उसके साथियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुछ ही सप्ताह में कंपनी पूरी तरह सामान्य हो गई। लेकिन इस घटना ने चौहान परिवार और रंजीत के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। अब धर्मपाल सिंह हर महत्वपूर्ण निर्णय में रंजीत की राय लेने लगे। कर्मचारी भी उसे सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि कंपनी के भविष्य के रूप में देखने लगे। उधर सोनाक्षी और रंजीत के बीच भी सम्मान और विश्वास का रिश्ता पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। दोनों हमेशा काम की बातें करते, कंपनी के विकास की योजनाएं बनाते, कर्मचारियों की समस्याएं सुनते और साथ मिलकर समाधान निकालते। लेकिन दोनों में से किसी ने भी कभी अपनी मर्यादा की सीमा पार नहीं की। एक दिन शाम को धर्मपाल सिंह अपने बगीचे में बैठे थे। उन्होंने सोनाक्षी को बुलाया और पूछा, बहू, एक बात पूछूं? सोनाक्षी मुस्कुराई, जी बाबूजी। अगर मैं तुम्हारे जीवन के बारे में कोई फैसला लेना चाहूं तो? सोनाक्षी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आपने आज तक मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचा। जो निर्णय लेंगे मेरी भलाई के लिए ही होगा। धर्मपाल सिंह ने धीरे से कहा, मैंने पिछले कई महीनों से एक बात देखी है। रंजीत तुम्हारा बहुत सम्मान करता है। तुम उस पर आंख बंद करके भरोसा करती हो। और सबसे बड़ी बात, तुम दोनों का रिश्ता किसी आकर्षण पर नहीं, बल्कि चरित्र और विश्वास पर बना है। ऐसा रिश्ता बहुत दुर्लभ होता है। सोनाक्षी की आंखें झुक गई। कुछ देर बाद धर्मपाल सिंह ने रंजीत को भी बुला लिया।
रंजीत आया तो हमेशा की तरह आदर से खड़ा हो गया। धर्मपाल सिंह मुस्कुराए और बोले, आज मैं मालिक बनकर नहीं, एक पिता बनकर बात करूंगा। रंजीत ने कहा, जी बाबूजी। धर्मपाल सिंह बोले, क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? अगर मेरे बस में होगी तो जरूर। मैं चाहता हूं कि तुम सोनाक्षी से विवाह कर लो। ये सुनते ही रंजीत एकदम चुप रह गया। उसने तुरंत कहा, बाबूजी, ये कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? मैं तो हमेशा मैडम का सम्मान करता आया हूं। धर्मपाल सिंह मुस्कुराए। यही तो वजह है कि मैं ये रिश्ता करना चाहता हूं। जिस रिश्ते की नींव सम्मान पर हो, वो कभी नहीं टूटता। लोग 2 दिन बातें करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे, लेकिन मुझे अपनी बहू के लिए ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसे समझे, उसका सम्मान करे और कभी उसका विश्वास न तोड़े। और मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं मिला। रंजीत ने सोनाक्षी की ओर देखा। सोनाक्षी ने शांत स्वर में कहा, अगर ये निर्णय सिर्फ दया या एहसान से होता तो मैं सबसे पहले मना कर देती। लेकिन बाबूजी सही कह रहे हैं। हमने हमेशा एक दूसरे की इज्जत की है। अगर ये रिश्ता बनता है तो सिर्फ उसी सम्मान की वजह से बनेगा। रंजीत की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, अगर आप दोनों का यही आदेश है तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। कुछ महीनों बाद पूरे परिवार, कर्मचारियों और गांव के लोगों की मौजूदगी में बहुत सादगी से विवाह संपन्न हुआ। किसी तरह का दिखावा नहीं था, सिर्फ अपनापन था। शादी के दिन धर्मपाल सिंह ने सबके सामने कहा, आज मैंने अपनी बहू नहीं खोई, बल्कि एक बेटा पाया है। और मेरे बेटे ने सिर्फ मेरी कंपनी नहीं बचाई, उसने मेरा विश्वास भी बचा लिया। पूरे पंडाल में तालियों की गूंज फैल गई। रंजीत और सोनाक्षी ने सबसे पहले धर्मपाल सिंह के चरण स्पर्श किए। उन्होंने दोनों को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। कुछ वर्षों बाद चौहान ग्रुप पहले से कई गुना आगे बढ़ चुका था। कंपनी की पहचान सिर्फ उसके कारोबार से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और कर्मचारियों के सम्मान से होने लगी। जब भी कोई नया कर्मचारी कंपनी में आता, धर्मपाल सिंह मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहते, इस कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी मशीनें नहीं, अच्छे चरित्र वाले लोग हैं। और अगर कभी जिंदगी में किसी रंजीत जैसा इंसान मिल जाए तो उस पर शक करने से पहले उसके चरित्र को जरूर याद करना। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश था कि दौलत से बड़ी पहचान इंसान का चरित्र होता है। और जिस रिश्ते की नींव सम्मान, विश्वास और इंसानियत पर रखी जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं तोड़ सकती। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की नई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।